ओके, हाय एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसा पोटेंशियल जो केवल पोजीशन वेक्टर आर पे डिपेंड करे। तो जैसे ये पोटेंशियल होगा, ये सिर्फ किसका फंक्शन होगा? आर का फंक्शन होगा। ऐसे पोटेंशियल को बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो अगर श्रोडिंगर इक्वेशन अपन लिखते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास ये होती है, करेक्ट। इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। तो रीअरेंज करने पे हमें ये इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ वन इलेक्ट्रॉन एटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। वन इलेक्ट्रॉन एटम जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए जो पोटेंशियल होता है वो हमें पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। तो हाइड्रोजन जो होता है उसके लिए हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और उसका चार्ज होता है माइनस का ई। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, उसका चार्ज प्लस ई होता है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन के अलावा वन इलेक्ट्रॉन एटम और दूसरा भी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, करेक्ट, तो हीलियम प्लस आयन हो गया। लिथियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो लिथियम 2 प्लस आयन हो गया। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो एक ही रह जाएगा, पर प्रोटॉन में जो चार्ज है वो कितना रहेगा, जितना इनका एटॉमिक नंबर होगा। तो उस कंडीशन में के Q1 मान लीजिए हम न्यूक्लियस का चार्ज देते हैं, तो न्यूक्लियस का चार्ज हमें कितना लेना पड़ेगा, Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लेना पड़ेगा, माइनस ई, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर। के इलेक्ट्रॉन हमने जितने भी थे उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, बाकी सारे के सारे जो है वो निकाल लिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वी आर हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास Z = 1 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आप हमारे पास में ये वाली चीज जो है ना, इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर रिड्यूस मास निकाला हुआ है, देखो जब हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये एक तरह से टू बॉडी प्रॉब्लम होती है। तो टू बॉडी में मास किसका लिया जाए, तो यहाँ पे जो मास होता है वो रिड्यूस मास दिया जाता है, सम्मानित द्रव्यमान जिसको कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ न्यूक्लियस का मास जो है वो मान लीजिए Mn है, और इलेक्ट्रॉन का मास मान लीजिए Me है। तो Me Mn अपॉन कितना हो जाएगा, Me प्लस Mn। और उस केस में हम जानते हैं न्यूक्लियस का मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के मास से वो कितना होता है, 1836 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास, अगर मैं ऊपर भी Mn से डिवाइड कर दूं मान लीजिए, और नीचे भी Mn से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी Mn से कर देते हैं, यहाँ भी Mn से कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर Mn से Mn कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर Me बचेगा, नीचे यहाँ पे Me अपॉन Mn जो है, और Mn अपॉन Mn अपॉन Mn कितना हो जाएगा, 1 प्लस। अब ये देखो, ये वाली जो टर्म है वो कितना मिल रहा है हमें, Me अपॉन Mn। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये नियरली इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये बहुत हैवी है। बहुत हैवी है मतलब इसको ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स Me होता है ये। तो Me से Me कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिल रहा है, 1 अपॉन 2000। तो ये 1 से बहुत कम होता है, इसलिए इसको अवॉइड कर दो तो 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0, तो वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, Me। और Me को ही हम क्या करेंगे, M यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वही हम लेंगे रिड्यूस मास में। तो हमारा रिड्यूस मास जो आया है वो किसके इक्वल आएगा, M इज नियरली इक्वल टू Me आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो वापस हम उसके ऊपर आ गए, और अभी हमने V की वैल्यू नहीं रखी है, बट V की वैल्यू ये होगी, और हाइड्रोजन के लिए Z क्या होगा, 1 होगा। अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं r थीटा फाई, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं XYZ। आपने सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल मेथड्स या इन फिजिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें XYZ और r थीटा फाई में जो रिलेशन होता है उसका डेरिवेशन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ। बाकी इस डायग्राम से वो डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे डालिएगा कन्वर्जन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपके पास यूट्यूब पर भी आ जाएगा। तो x होता है r साइन थीटा कॉस फाई, y होता है r साइन थीटा साइन फाई, और z होता है r कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा भी होगा। अदरवाइज यहाँ पे भी मैं बताऊं तो यहाँ सेंटर से 3D में है ना, ये पॉइंट P होता है, ये r है, तो यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा r cos थीटा, और नीचे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा r sin थीटा। फिर इसके अंदर ये एंगल बन रहा है हमारे पास फाई, तो फाई का ये cos कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास r sin थीटा cos फाई, और ये हो जाएगा अपने पास r sin थीटा sin फाई।
ये डिटेल से आप देखना चाहें तो सेकेंड ईयर की बुक में देख सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा लाप्लासियन ऑपरेटर जो होता है डेल स्क्वायर, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हमें पता है ये वैल्यू होती है, और अगर इस कन्वर्जन का अपन यूज करें तो डेरिवेशन में अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में डेरिवेशन किया हुआ है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, अगर उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया जाए तो डेल स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो ये आती है। ठीक है, ये आर कंपोनेंट, ये थीटा कंपोनेंट और ये फाई कंपोनेंट। अब जो हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो हमें एक्स वाई जेड में तो लेना नहीं है, आर में लेना है, और आर किसका फंक्शन हमारे पास में यहाँ पे आर थीटा फाई जो है वेव फंक्शन जो है वो 3 कोऑर्डिनेट का होता है, 3 डायमेंशन में ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आर थीटा फाई हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास वापस अपन श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन में यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऊपर अगर वीडियो पे करके देखोगे तो वहां पर डेल स्क्वायर लिखा हुआ था, तो डेल स्क्वायर की जगह हमने डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, साई की जगह हमने साई आर थीटा फाई, और ये वाला फंक्शन एज इट इज था। अब ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं विच इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन जो होता है वो 3 वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो उसे 3 अलग अलग फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो तीनों फंक्शन जो होंगे वो एक एक वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे। जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए तो साई आर थीटा फाई है, वो आर थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, हम उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। एक वेव फंक्शन हमारा हो जाए, एक फंक्शन हमारा हो जाएगा कैपिटल आर जो सिर्फ आर का फंक्शन होगा, और एक फंक्शन हमारा कैपिटल वाई जो कि सिर्फ थीटा और फाई का फंक्शन है। अगर इसका यूज इक्वेशन नंबर 4 में करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। अब इक्वेशन 4 हमारे पास ये है, तो इक्वेशन 4 के अंदर इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो साई है इसकी जगह मैं लिख देती हूँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई। बस आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल आर जो है वो सिर्फ आर का फंक्शन है, और कैपिटल वाई जो है वो सिर्फ थीटा और फाई का फंक्शन है। तो यहाँ पर है 1/r², इसको हम एज इट इज लिखेंगे, डेल बाय डेल आर इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे r² एज इट इज है, ये डेल बाय डेल आर जब ये ऑपरेट होगा हमारे इस वेव फंक्शन के ऊपर तो ये आर और वाई पे जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी थीटा का टर्म है ही नहीं और कोई भी फाई का टर्म है ही नहीं, तो जो y होगा वो इस बार डिफ्रेंसिएशन इस y का होगा ही नहीं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन दोनों बार किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे भी r के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर भी r के रिस्पेक्ट में है, तो y जो है वो तो आ जाएगा बाहर और r जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। करेक्ट, इस फंक्शन इस टर्म में तो ये होगा। सेकेंड वाले टर्म में आप देखें तो केवल थीटा है, केवल थीटा है, तो जो थीटा है वो किस में है, कैपिटल वाई में है, कैपिटल आर में इस बार है ही नहीं, तो कैपिटल आर जो है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा वाई। करेक्ट, इस वाई पे चला जाएगा। थर्ड फंक्शन जो है वो फाई का डिफरेंशिएशन है, स्मॉल फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है आर बाहर आ जाएगा और ये किस पे लग जाएगा, वाई पे लग जाएगा, और यहाँ पर जो साई है उसे हम लिख देंगे आर एंड वाई। अब ये जो चीजें मैंने की है ये आप करेंगे तो अपन को ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ये देखो वाई बाहर आ गया और आर पे अप्लीकेबल हो गया, यहाँ आर बाहर आ गया और ये वाई पे अप्लीकेबल हो गया, यहाँ पर भी आर बाहर आ गया और ये वाई पे अप्लीकेबल हो गया, और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन था वो साई का था, साई की जगह क्या हो गया, आर इंटू वाई हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इस टर्म से r² यानी कि r² अपॉन r और y, इससे क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट हैंड साइड में तो जीरो है तो जीरो ही रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे r² अपॉन ry से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ r² अपॉन ry से, तो यहाँ करेंगे, सॉरी स्मॉल r² है, स्मॉल r² अपॉन आर वाई यहाँ पे हो जाएगा, और स्मॉल r² अपॉन आर वाई यहाँ पे हो जाएगा, और थर्ड में स्मॉल r² अपॉन आर वाई यहाँ पे हो जाएगा, और स्मॉल r² अपॉन आर वाई यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट, अब कैंसिल आउट जो टर्म हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट, देखो क्या क्या हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं। इस r² से ये r² कैंसिल आउट हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड में देखो यहाँ पे r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास r² से कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखो कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल Y से कैपिटल Y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट होने के बाद जो टर्म बचेंगे
वो टर्म यहाँ पर लिख रखा है इक्वेशन नंबर 7 में। ये रही इक्वेशन नंबर 7। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बचा, 1/r, ये रहा 1/r, और ब्रैकेट में आपके पास एज इट इज ये टर्म है, एज इट इज ये टर्म मिल गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, अब देखो अगर जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/r हमारे पास ये मिल रहा है। इसके अलावा थीटा का जो टर्म है, थीटा के टर्म्स को अलग ले लो और उसके टर्म्स को अलग ले लिया, तो यहाँ पर r के टर्म्स में हमारे पास कुछ और भी बच रहा है क्या, वो लिखा हुआ है यहाँ पे e माइनस वी, 2m e माइनस वी r तो नहीं, हाँ ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या लिख रखा है 2mr², तो ये रहा हमारे पास 2mr²। नीचे क्या है हमारे पास h², ये हमारे पास h² है, और ये हमारे पास सिर्फ e माइनस वी है, सिर्फ e माइनस वी है, तो सिर्फ e माइनस वी है, करेक्ट। अगर इसके साथ में r नहीं है तो आप r को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं। फिर अगर इसमें से नीचे वाला r कॉमन ले लेते हैं तो नीचे वाला r तो बाहर आ गया, और ऊपर वाला r जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हो गया, तो ये वाला e माइनस वी वाला टर्म भी डन हो गया। अब हमारे पास दो टर्म बचे हैं, एक ये वाला टर्म बचा है और एक ये वाला टर्म बचा है। तो यहाँ पर ये देखिए y वाला टर्म और ये y वाला टर्म, इसमें से -1/y आप कॉमन लेंगे तो थीटा वाला टर्म अलग बच गया, और साइन स्क्वायर फाई वाला टर्म जो है वो आपके पास बच जाएगा। ये सिंपल मैथ्स है, सो आप आराम से कर सकते हैं। -1/y जो है वो आपको कॉमन लेना है, जैसे ऊपर हमने 1/r कॉमन लिया, करेक्ट। और हमने ये माइनस कैसे आया, क्योंकि हमने जो y वाला पार्ट था उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, और यहाँ इक्वेलिटी का साइन है, ये इक्वेलिटी का साइन है। तो LHS में हमारे पास सिर्फ कैपिटल R और ये स्मॉल r का फंक्शन है, और RHS में आपके पास केवल कैपिटल Y जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है, बस वो है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल स्मॉल r यूज हो रहा है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल थीटा और फाई यूज हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए कोई लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 है और इक्वल है, 3 किसके इक्वल हो सकता है, 3 के ही इक्वल हो सकता है। अब मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 3x है, करेक्ट, और राइट हैंड साइड में जो है वो हमारे पास 3y है। क्योंकि हमारे पास अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास r का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास y जो है वो थीटा और फाई का फंक्शन है, और फिलहाल दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो किसी टाइम पे मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 3 है, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं r को चेंज करती हूँ, क्योंकि r क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करती हूँ। अगर मैं स्मॉल r को चेंज करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन चेंज हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन चेंज होकर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लीजिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4, लेकिन क्या RHS चेंज हुआ, RHS के चेंज होने के लिए उसमें r का होना जरूरी है, और उसमें स्मॉल r नहीं है तो RHS चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 4 = 3, क्या ये वैलिड इक्वेशन है, कभी वैलिड नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं थीटा और फाई में चेंज करती हूँ तो RHS जो है वो चेंज हो जाएगा, मान लीजिए 4 हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 3 रहेगा, तो फिर हमें 3 = 4 मिलेगा, ये भी वैलिड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में, या ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन एक ही हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या हो, किसी एक कॉमन कांस्टेंट के इक्वल हो, एक कॉमन कांस्टेंट के इक्वल होगा, और वो हम लेंगे L × L+1। ये कन्वीनियंस के लिए लिया जाता है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये ऐसा कांस्टेंट है जो ना r पे डिपेंड करे, ना थीटा पे डिपेंड करे, ना फाई पे डिपेंड करे, ताकि जब आप r को चेंज करो तो भी उसकी वैल्यू L L+1 रहे, थीटा को चेंज करो तो भी L L+1 रहे, फाई को चेंज करो तो भी L L+1 रहे। तो देखिए यहाँ पर यही चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है, इसलिए मैंने इसको समझा दिया है। तो उस कंडीशन में आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने यहाँ पे L L+1 के इक्वल कर दिया, और जो राइट हैंड साइड है उसको हमने यहाँ पे L L+1 के इक्वल कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई कैसे किया है, यहाँ पे दोनों टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है बेसिकली। सो दोनों टर्म को अंदर, ये हाँ क्या किया है, सबसे पहले इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1 यहाँ पर मिसिंग है शायद, ओके। अब उसके बाद क्या किया है हमने, इतना कर दिया, फिर पूरी इक्वेशन को r² से डिवाइड कर दो। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/r², यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो ये r² से वो r² कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, r² आ जाएगा। ये चीज हो गई। ये सेकंड स्टेप है जो आप अपनी नोटबुक में कर लेना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इसी में कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप था कि कैपिटल R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके RHS में ले गए,
सेकेंड स्टेप के अंदर हमने स्मॉल आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब हम क्या करेंगे, इसको LHS में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 1/r², ये रहा। फिर यहाँ पर डेल बाय डेल आर, ये रहा। फिर हमारे पास r² डेल बाय डेल आर वाला टर्म, ये रहा। फिर हमारे पास 2m/h², ये रहा। फिर हमारे पास e-v, ये रहा। और जो LL+1 को इधर लेके आओगे उसमें कैपिटल R कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल R यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हमारे पास बच जाएगा। करेक्ट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2m/h² जो है वो सिर्फ e-v से मल्टीप्लाई है, LL+1 से नहीं है, तो जब आप इसको अंदर लेके आओगे तो आपको यहाँ पे h²/2m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो वापस इस 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाए, h² से h² कैंसिल आउट हो जाए और आपको LL+1 और r मिल जाए। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड वाले स्टेप में हमने क्या किया था, जो RHS था माइनस का y के टर्म में, उसको हमने LL+1 के इक्वल किया। इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले माइनस को लेके जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस राइट हैंड साइड में आ गया। उसके बाद y को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये y को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, और जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म है उसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं y पे। y जो है वो भी केवल दो वेरिएबल का फंक्शन है, थीटा और फाई का। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा जो जिसमें केवल एक फंक्शन एक वेरिएबल का हो, दूसरा फंक्शन सिर्फ दूसरे वेरिएबल का हो। तो एक अपन फंक्शन लेते हैं कैपिटल थीटा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, स्मॉल थीटा को अपन ऐसे लिखते हैं, कैपिटल थीटा को यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। तो कैपिटल थीटा जो है वो स्मॉल थीटा का फंक्शन है, तो ये फंक्शन है, ध्यान रखिए, और ये वेरिएबल है, दोनों को ही थीटा बोलेंगे। दिस इज कैपिटल थीटा, दिस इज स्मॉल थीटा। तो एक फंक्शन तो है आपका थीटा, और दूसरे में देखिए फाई। अब एक कैपिटल फाई जो है वो ऐसे लिखा गया है, और जो स्मॉल फाई है उसे ऐसे लिखा गया है। तो कैपिटल फाई जो है वो सिर्फ स्मॉल फाई का फंक्शन है, तो हमारे पास दोनों वेरिएबल ही हो गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 9 में ये वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 9 हमारे पास ये मिली थी, तो इक्वेशन 9 के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, इक्वेशन 9 के अंदर जहां पर y है वहां पर अपन थीटा और फाई लिख देते हैं। तो ये रहा y। अब ये y जो है, देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर y की जगह अगर मैं कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई लिखूंगी तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो केवल थीटा वाला फंक्शन यहाँ पे रहेगा, फाई वाले का कोई मतलब नहीं है। तो फाई जो है, कैपिटल फाई जो है, कैपिटल फाई जो है आपका, कैपिटल फाई जो है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर y की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल थीटा आ जाएगा। y की जगह कैपिटल थीटा आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन केवल थीटा के रिस्पेक्ट में है, और थीटा का फंक्शन कौन है, कैपिटल थीटा, इसलिए कैपिटल फाई बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या है, देखो फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस y की जगह तो आ जाएगा कैपिटल फाई, क्योंकि वो फाई का फंक्शन है, और कैपिटल थीटा जो है वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर y जो है इसमें दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर कैपिटल थीटा और ये रहा कैपिटल फाई। अब ये जो मैंने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस मैं दिखा देती हूँ, वो चेंजेस आपके पास यहाँ पर लिखे हुए आ गए, ये देखिए। और LL+1 को अपन राइट हैंड साइड में ले गए, ये देखिए फाई बाहर आ गया, यहाँ पर थीटा बाहर आ गया, यहाँ पर थीटा का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर फाई का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे y की जगह आ जाएगा। लेफ्ट और राइट साइड में अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा फाई से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं इसी में कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल थीटा कैपिटल फाई। अब कैंसिल आउट क्या क्या हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो थीटा फाई से थीटा फाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और थीटा से थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, फाई बच गया। यहाँ पर एक साइन से एक साइन की पावर चली जाएगी, और फाई से फाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक साइन थीटा बचा, वो ये रहा, नीचे थीटा बचा, वो ये रहा, और उसके बाद ये दोनों हट गए, डेल बाय डेल थीटा, वो ये रहा, अंदर साइन थीटा, और ये हमारे पास बचा, तो ये साइन थीटा, और यहाँ पर डेल थीटा बाय डेल थीटा बचा। इसके अलावा इसको
इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का एल एल प्लस वन और साथ में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ 5 वाले को, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये तो थीटा का था, ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास सिर्फ माइनस का 1/5 डेल टू 5 अपॉन डेल 5 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 11। अब इसमें वही चीज की प्रॉब्लम हो गई कि जो आपका LHS है, जो आपका LHS है वो केवल किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, और जो आपका RHS है वो केवल किसका फंक्शन है, फाई का फंक्शन है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है, अगर मैं उसकी वैल्यू चेंज करती हूँ तो ये LHS की वैल्यू को चेंज कर देगा, RHS की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए दोनों का किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होना जरूरी है। तो हम वो कांस्टेंट जो है यहाँ पर फिर से लेंगे, और मान लीजिए इस बार वो कांस्टेंट क्या लेते हैं हम, एम स्क्वायर, तो ये भी एम स्क्वायर के बराबर होगा और ये भी एम स्क्वायर के बराबर होगा, तो RHS को एम स्क्वायर के बराबर करते हैं सबसे पहले, तो माइनस का 1/5 डेल टू 5 अपॉन डेल 5 स्क्वायर, ये बराबर है एम स्क्वायर के। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, करेक्ट। 5 को उधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और फिर इधर लेके आ जाएंगे, और माइनस साइन है इसलिए दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो 5 से तो मिल जाएगा। अब LHS को करो, LHS को आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी एम स्क्वायर को करेंगे, एम स्क्वायर के बाद में आप थोड़ा सा रीअरेंज करके देख लेना, मैं बता देती हूँ आपको रीअरेंज आप क्यों करेंगे, मैं ही बता देती हूँ आपको। LHS के अंदर हम एम स्क्वायर के बराबर करेंगे उसको, है ना, तो RHS को भूल जाओ एक बार, ये जो वैल्यू है इक्वल एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा से पूरी इक्वेशन को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक पावर जो है वो कम आ रही है, ये साइन थीटा जो है यहाँ पर साइन थीटा ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा उस साइन थीटा से, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से पहुंचने के, इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, ओके 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 ओके, देखो इस थीटा से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे एल एल प्लस वन में ये लग जाएगा थीटा, एम स्क्वायर में भी लग जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है, ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गया, ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो यहाँ 1/sin थीटा ही रहेगा सिर्फ, ठीक है, ये स्क्वायर मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पर आगे देख लेंगे अगर सेम गलती हो रखी है तो, वैसे नहीं होगी। चलिए अब हमारे पास में एक एक करके इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो सबसे इजी इक्वेशन हमें मिली थी 5 वाली, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है 5, और एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन में हमने मान लिया कांस्टेंट a है, और आयोटा m5 जो है इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। सो हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा, हमें ये a जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है साई स्टार साई dv इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो यहाँ पर फाई स्टार फाई और डी फाई, क्योंकि वो फाई डी केवल फाई का वेरिएबल है, 1 हो जाएगा, सो फाई का स्टार, स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये एक्चुअल फंक्शन हो जाएगा, इसमें ये वैल्यू 1 हो जाएगी, फाई की लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई तक जाती है, इसका आप फाई करेंगे 0 से 2 पाई रखेंगे तो अपने पास जो a की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर 2 पाई इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, a की वैल्यू ऊपर रखेंगे वापस, तो चलो फाई तो हमें मिल चुका है, करेक्ट, फाई तो हमें मिल चुका है, हमारे पास आ गया, ये आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि फाई की जो m की वैल्यूज होती है वो 0 +- 2 +-3 एंड सो ऑन होती है, कारण क्या है, e की पावर i, ये आगे बता दूंगी, ये चीज है ना, ये चीज आगे आ जाएगी तब करेंगे, ओके। सो ये था हमारे पास में क्या टॉपिक था इसका, टॉपिक क्या था मैं भूल गई, टॉपिक हमारे पास था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अपन ने कर लिया, इसके अलावा अपन ने कर लिया Schrodinger equation for a spherical स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।